नमस्कार। आज हम लोग पेश कर रहे हैं नाटक बड़े भाई साहब, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, जिसमें बड़े भाई साहब की भूमिका में है धीरज कश्यप और छोटे भाई की भूमिका में है संदीप श्रीवास्तव, जिसका निर्देशन किया है सुजीत अस्थाना ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने। तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे और इस भावना की बुनियादों खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। उनका मानना यह था कि जब बुनियाद ही मजबूत न हो तो मकान कैसे मजबूत बने। भाई साहब बड़े थे और मैं छोटा था। वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था। भाई साहब स्वभाव से बड़े पढ़ाकू थे, हरदम किताब खोलकर बैठा करते थे और कभी कभी तो कॉपी तो कभी किताब पर चिड़िया, बंदर और ऐसे तमाम चित्र बनाया करते थे। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें ना तो कोई सामंजस्य होता था ना ही कोई अर्थ। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, राधे श्याम। पूरे 1 घंटे तक यह इबारत में देखता रहा। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस भी न था, क्योंकि वो बड़े थे और वो छोटा था। और उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा हूं बड़ी बात थी। मेरा मन तो पढ़ने में बिल्कुल भी न लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना मेरे लिए तो पहाड़ लगता था। लेकिन मौका पाते ही मैं हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में आ जाता था। कभी कंकरियां तो कभी कागज की तितलियां उड़ाया करता था और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी के ऊपर चढ़कर नीचे कूदते तो कभी फाटक पे सवार होकर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद उठाते। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण निकल जाते थे। और उनका हमेशा सवाल यही था, कहां थे, क्या कर रहे थे, जिसका जवाब केवल मेरे पास मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह शब्द क्यों नहीं निकलते थे कि जरा बाहर खेल रहा था। फिर क्या, मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई दूसरा उपचार न था। फिर क्या, इसने और रोज से मिले हुए शब्दों में वो मेरा सत्कार करते थे। This is a mango। क्या गोगो बोल रहा है? इस तरह पढ़ोगे? अरे इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और कोई शब्द नहीं मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल थोड़ी, जो चाहे से पढ़ ले। अरे नहीं है, गहरा ना तू कह रहा, हर कोई अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अरे खून जलाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आती है विद्या। और आती क्या है? अरे हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते तो बोलना दूर रहा। मैं तो कहता हूं तुम कितने बड़े धोखा हो यार, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पढ़ता रहता हूं, ये तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई देता। अगर नहीं दिखाई देता तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। आए दिन मेले तमाशे होते रहते, मैं देखने नहीं जाता। रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच भी होते रहते, मैं बस पढ़ता रहता हूँ।
और तुम यहां पर बस बैठ कर अगर तुम इस तरह अपने उम्र गंवानी है ना तो बेहतर है गांव चले जाओ और खेलना मत से गुल्ली डंडे। इस तरह दादाजी की गाड़ी कमाई में मत करो। बहुत बोलते। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू आने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब देश की कला में इतने निपुण थे कि ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुप्त बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े 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 हो जाते और मैं टूट जाता। इतनी जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर बिल्कुल न पाता था और इस निराशा में जरा देर बैठकर मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाता। जो काम मेरे बूते के बाहर उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर। इस तरीके से मेहनत करने की शक्ति मुझ में नहीं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते थे और मैं आगे से इरादा करता था कि खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। फिर क्या, चटपट एक टाइम टेबल बना रहता था जिसमें खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातःकाल उठना, हाथ मुंह धो भोजन करके पढ़ने बैठ जाना। 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ना, 1 घंटा हिसाब और आधा घंटा इतिहास। उसके बाद भोजन और भोजन के बाद स्कूल से वापस आना और आधा घंटा आराम करना। उसके बाद 1 घंटा अंग्रेजी, आधा घंटा अंग्रेजी का कंपोजिशन, 1 घंटा हिंदी का अनुवाद और 1 घंटा हिंदी। उसके बाद विविध विषय, भोजन और उसके बाद लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन इसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवाओं के वो हल्के हल्के झोंके मुझे अपनी तरफ अनिवार्य रूप से खींचे चले जाते। कबड्डी की ओर चलती, वॉलीबॉल की तेज और फुर्ती और कबड्डी की बोल और कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे अपनी तरफ खींचे लेकर चले जाते थे और वहां जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता था। मुझे कुछ भी याद न था और भाई साहब के लिए वजीयत और नसीहत का अवसर मिल जाता था। मैं तो हमेशा कोशिश करता था कि भाई साहब की साई से दूर रहूं, उनकी नजरों से दूर रहूं और कमरे में मैं इस तरह दबे पाँव जाता था कि भाई साहब को एहसास न हो। एक दिन मैं कमरे में पहुंचा और भाई साहब की नजर मेरे ऊपर उठी और ऐसा लग रहा था कि सर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम पड़ रही थी। जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के जंजाल से बंधा रहता है, मैं भी लाख घुड़कियां और फटकार खाकर भी इन खेल कूद का तिरस्कार न कर पाया। फिर क्या, सालाना इम्तिहान पर और भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया है। अब तो उनके और मेरे भी केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि भाई साहब को और कहां गई आपकी वो घोर तपस्या है? मुझे देखिए, मैं तो मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं।
लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि इनसे मुझे दिली हमदर्दी हुई और इनके जख्मों पे नमक छिड़कने का जो विचार था मैंने बदल दिया। हाँ, मेरा आत्मसम्मान बढ़ा, थोड़ा अभिमान हुआ, दिल मजबूत था। अब तो भाई साहब का रोग जो था मेरे ऊपर वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मैं आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। उन्होंने अगर फिर भी पूछा तो मैं साफ कर दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता और कूदता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से, चाल ढाल से साफ जाहिर हो रहा था कि भाई साहब का वो आतंक अब मेरे ऊपर नहीं रहा। और फिर क्या, भाई साहब ठहरे तीव्र बुद्धि के। उन्होंने मेरे रंग ढंग चाल को आसानी से भाप लिया। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा को भेड़ करके ठीक भोजन के समय पहुंचा तो मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली हो और मुझ पे टूट पड़े। वाह भाई, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी, तो तुम्हें बहुत दिमाग हो गया। महाजनतान पास करना कोई असल चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। अरे जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। इतिहास में रावण का नाम तो सुना ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया या बस यूं ही पढ़ गए? अरे रावण भूमंडल का स्वामी था और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अंग्रेजी के आधिपत्य को भी स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। रावण भूमंडल का स्वामी था और संसार के सभी महिम, सभी राजा उसे कर देते थे। और ईश्वर और देवता तो उसे गुलाम थे। यहां तक कि आग और पानी के देवता तो उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? कोई उसे चुल्लू में पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य चाहे जो कर्म करे पर कभी अभिमान ना करे। अभिमान किया दीन और दुनिया दोनों से गए। और तुम क्या एक दर्जा का पास कर रही हो, इतने में तुम्हारा दिमाग फिर गया है। शैतान का हाथ पड़ा ही नहीं, शैतान को भी यह अभिमान था कि ईश्वर का बड़ा उत्सव है ही नहीं। क्या हो, स्वर्ग से निकाल नरक में ढकेल दिया गया। और क्या नाम उसका? शाहरुम का नाम पढ़ रहे थे ना तुम? शाहरुम को अभिमान था, दर भीख मांग मांग के मर गया। आज एक दर्जा का पास कर लियो जिन्हें तुम्हारा दिमाग फिर गया। या ये समझो कि तुमने अपनी मेहनत से पास नहीं किया। अरे वो कहावत सुनो ना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ठीक इसी तरह तुम्हारे हाथ में बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। जिस तरह गुल्ली डंडे में अक्सर अंधा चोट निशाना लग जाता है, अरे तो इससे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी हो जाता। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई भी निशाना न चूके। जब मेरे दर्जे में आओगे ना, तब जाके आगे दांत का भाव पता चलेगा। दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के ना लोहे चबाने पड़ेंगे। और इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना समझते हो? कितने बादशाह हैं और कितने हेनरी हैं, कितने हेनरी ने कितने विवाह किए, कितने कांड किए, याद रखना समझो। अरे हिंदी सातवें की जगह हिंदी आठवां लिखा, सारे नंबर गायब। सफाचट सिफर भी ना मिलेगा। और वो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों कोडियो चाय, सारे दिमाग चक्कर खाने लगता है। आधी लोग पे जाता है, आधी लोग। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिखा, सब गायब। इन निर्दयी मुमतहिनों को कौन समझाए कि यार अ ब ज या अ ज ब क्या फर्क पड़ता है? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, इन अध्यापकों को तो वही दिखता है जो छात्रों ने लिखा हो, जो किताबों में लिखा हो, और कहते हैं कि बच्चों अच्छा रट डालो और इसी रटन का नाम शिक्षा रट छोड़ा।
कह दिया कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो लंब आधार से दुगुना हो जाएगा। अब बताओ, आधा ही रहे या चौगुना रहे या कुछ ना रहे, ये मेरी भला से। कहते हैं कि समय की पाबंदी पर 4 पन्ने की निबंध लिखो। अब आप बताइए, कापी हाथ में खोले, कलम लिए, उसका नाम को रोइए। अरे समय की पाबंदी किसे नहीं पसंद है? इससे आदमी के जीवन में स्नेह बढ़ता है, उसके कारोबार में वृद्धि होती है। लेकिन नहीं, इस जरा सी बात को 4 पन्नों में हम कैसे लिखें? अरे मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये समय का उपयोग नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है। आदमी को जो कुछ कहना हो ना, चटपट अपनी बात करो, ला लो। मगर नहीं, इन्हें तो बस वही दिखता है, पूरे पन्ने रखने हैं और पन्ने में पूरे फुल स्केप पे लगा के। अब बताइए, और क्या इस पे और एक बड़ी बात की कहते हैं कि संक्षेप में लिखिए। अरे तेज भी दौड़ी और धीरे भी, है कि नहीं उल्टी बात? मेरे दर्जे में आओगे ना तो जाके आरटीओ लाइव का भाव पता चलेगा। आज अव्वल के आ गए दर्जे में, 5 जमीन पर नहीं रखते। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया का तजुर्बा है मुझे। जो कुछ कहता हूं उसे गांठ बांध लो, वरना बहुत फंसोगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने तो मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही तो अचरज था। मैंने जो आत्मविश्वास पैदा किया था वो धीरे धीरे सब लुप्त हो गया। भाई साहब के डर से जो पढ़ता था अब बहुत कम पढ़ता, मगर बहुत कम। उतना ही पढ़ता जितना रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। लेकिन भाई साहब की बातों को सुनकर मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया और फिर चोरों सा जीवन करने लगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मुझे तो खुद अचरज था कि मैंने इस बार तो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी और न जाने कैसे दर्जे में प्रथम आ गया। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 4 बजे भोर का उधर, 10 बजे रात का इधर। स्कूल जाने से पहले 6 से 9:30 बजे तक सारी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। परिणाम सुनाया गया। भाई साहब रोने लगे और मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई। विधि की बातों को कौन टाले? उनके और मेरे बीच अब केवल 1 साल का अंतर रह गया। मन में कुटिल भावना पैदा हुआ कि अगर भाई साहब बस 1 साल और फेल हो जाए, मैं तो उनकी बराबरी में आ जाऊंगा और फिर मुझे किस आधार पे डांटेंगे। लेकिन मैंने अपने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल कर फेंक डाला। आखिर वो जो मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, वो मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं और ये शायद उनके उपदेशों का ही नतीजा है कि मैं दर्जे में प्रथम आता हूं और दनादन पास हो जाता हूं। अब
तो मुझे पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और आज भाई साहब की शांति का भलीपूर्वक फायदा उठाने लगा। माजा देना, गन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की सारी तैयारी गुप्त तरीके से करने लगा। और भाई साहब को यह एहसास होने नहीं देता था कि उनका सम्मान अब मेरी नजरों में कम हो गया। जो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ लेता था भाई साहब के डर से, अब वो भी बंद हो गया। अब तो सारा समय खेल कूद, पतंगबाजी, इन्हीं सब में मेरा गुजरता था। और एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैंने एक पतंग को उड़ते हुए देखा और उस पतंग को पकड़ने के लिए मैं बेतहाशा उसके पीछे दौड़ने लगा। और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से निकलकर कोई आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रही है। और ऐसा लग रहा था पतंग धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ रही है। और पतंग को पकड़ने के लिए मैं ऐसे जा रहा था जैसे मेरे पांव पतंग के साथ उड़ते जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि इधर से मेरे साथी कुछ लग गया और झाड़ पास लिए उसी पतंग को पकड़ने के लिए, और पीछे से भी कुछ साथी उसी पतंग को पकड़ने के लिए पकड़ो पकड़ो का नारा लगा रहे थे। और पतंग मानो जहाँ सब कुछ सन्नाटा हो, न कोई कार, न कोई ब्रेकर, न कोई ट्राम, सब कुछ सन्नाटा हो। और तभी मेरी नजर भाई साहब की तरफ पड़ी और भाई साहब तेजी से सन्नाटे को चीरते हुए मेरी तरफ आए। क्या कर रही है? इस तरह इन बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम ये भूल चुके हो कि तुम अब निचली जमात में नहीं रहे, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। अरे इंसान को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हुआ करते थे। मैं ऐसे कितने ही मिडिलचों को जानता हूं जो आज मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हुए, और बहुत से ऐसे समाचार पत्र के संपादक हैं। लेकिन तुम यहां इन बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ा दो। अरे मुझे तुम्हारी कम अकली पर बहुत दुख होता है। तुम जहीन हो, लेकिन यार ये जहन किस काम का जिससे आदमी का आत्मगौरव मर जाए। तुम शायद ये सोचते होगे कि अब तुम मुझसे एक दर्जा नीचे हो तो मुझे तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं रहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। शायद तुम आज मुझसे एक दर्जे नीचे हो या कल इन अध्यापकों का यही हाल रहा ना, तुम निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष भी आ जाओ या उससे ऊपर चले जाओ, एमए डीलिट या कुछ भी पढ़ लो, लेकिन तुम्हें मुझे समझाने का पूरा अधिकार रहेगा। जो तुम्हारे और मुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या, ये खुदा और ये लोग भी नहीं मिटा सकते। अरे हमारे अम्मा बापू को देख लो। अम्मा हमारी कभी स्कूल नहीं गई और बाबूजी मात्र 5वीं या 6वीं तक पढ़े होंगे, लेकिन उन्हें हमसे तुमसे कई ज्यादा दुनिया का तजुर्बा है। शायद उन्हें यह ना पता हो कि अमेरिका में कौन सी राष्ट्र व्यवस्था चल रही है, या आकाश गंगा में कौन से नक्षत्र हैं, या 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए। लेकिन हमें तुम्हें डांटने का पूरा अधिकार है। मान लो कि आज मैं बीमार पड़ जाऊं, क्या करोगे? तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे। दादाजी को चिट्ठी लिखने के सिवा तुम्हें कुछ न सोचेगा, और तुम्हारी जगह दादाजी क्या करेंगे? वो पहले घबराए नहीं, बिल्कुल शांति से काम लेंगे और उस बीमारी का पहले इलाज करेंगे। अगर उसमें सफल नहीं हुए तो किसी अच्छे डॉक्टर का बुला के इलाज करवाएंगे। खैर बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो महीने भर का खर्च भी नहीं चला सकते भाई। जो कुछ दादाजी भेजते हैं वो 20-22 तक खत्म कर देते हैं, और फिर पैसे की मोहताज हो जाते हैं। धोबी और नाई से मुंह छुपाने पड़ते हैं। आज हम तुम जितने में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसकी आधी कमाई में दादाजी ने अपनी नेक और नामी के साथ इज्जत गुजारे हैं। अरे अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ की नहीं, अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड 1000 रुपये वेतन पाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन हमेशा कर्जदार भी तो रहते हैं। लेकिन जब से उनकी माताजी ने घर का प्रतिमा संभाला है ना,
तो मानो घर में लक्ष्मी आ गई हो। अब बताओ कहां गई मास्टर साहब की डिग्री? यहां फेल हो गई ना। इसलिए उम्र और तजुर्बा काफी मायने रखता है। मेरे रहते तुम मेरा नहीं चलने पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूं। भाई साहब, जो भी मुझे कहते वो मेरे हित के लिए ही तो कहते। भाई साहब का सम्मान आज मेरी नजरों में और भी बढ़ गया। उनका डांटना फटकारना सबसे। देखो भाई, मैं खेलने कूदने और पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता। क्या करूं यार, मेरा भी मन करता है मैं भी खेलूं कूदूं पतंग उड़ाऊं, लेकिन क्या करूं? अगर खुद भी राह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? अरे ये भी तो कर्तव्य मेरे सिर पर है। क्यों? क्या चाहिए? खींचो 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 और खींचो और खींचो और मारो 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 और देखो